hope you all are well at your home, okay, and learning day by day more and more from your online classes. So let's begin with our next chapter. Beta, it's your 12th lecture, ठीक है, for the class 11. Understand? ठीक है, and it's the 16th of June. ठीक है, we have completed with one chapter, that is cell, and we are going to complete our second chapter, that are biomolecules. ठीक है, बहुत लेंथी से लग रहे होंगे 10th के रेस्पेक्ट में, बट बेटा ऐसे 22 चैप्टर्स हैं आपके. अगर NCERT के हिसाब से भी हम चलते, नो डाउट हमने बहुत ज़्यादा डीप लिए हैं टॉपिक्स, बट अगर NCERT के हिसाब से भी चलते तो मान के चलो बस 5 या 6 लेक्चर्स का फ़र्क आता है. ठीक है, आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है. 22 चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा लेंथी है, लगभग सारे चैप्टर्स आपके लेंथी हैं. कोशिश करेंगे टाइम से कंप्लीट करवाने की, इसीलिए कह रही हूँ कि चीज़ों को मिस मत करो. ठीक है, डेली की क्लास डेली लो, डेली का काम डेली करो. आगे समझ में? ठीक है ना. तो देखो अभी तक हमने एंजाइम्स में 2 लेक्चर्स हमने किए हैं. फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया कि व्हाट आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स. ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि एंजाइम्स जो है एक्चुअल में रिएक्शन का रेट कैसे इंक्रीज करती है. शाबाश, आंसर बताओ कैसे इंक्रीज करती है? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी जो है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर जो बैरियर हमने देखा था, एक्टिवेशन एनर्जी वाला जो बैरियर था, ठीक है, एंजाइम उसको लोअर डाउन कर देती है, उसको कम कर देती है. ठीक है, जिससे आपकी रिएक्शन क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है, जल्दी हो जाती है. ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने पढ़े. ठीक है ना, जैसे कि अगर हम बात करें कार्बोनिक जो है, जो आपने पढ़ा था, कौन सी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पढ़ी थी. ठीक है, जो मिलियन टाइम्स जो है रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रही थी? फास्ट कर रही थी, है ना. तो देखो आज जो है टॉपिक दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपके कॉम्पिटिशन में ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन आता है. आज जो टॉपिक करेंगे, आज भी मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, सिर्फ 2 ही टॉपिक डालेंगे हम. एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स पढ़ेंगे, ठीक है, एंड दूसरा क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे, आज हम बात करेंगे कि एंजाइम्स की इनहिबिशन कैसे करवाई जाती है. ठीक है, इसके बाद आपका एक टॉपिक बचेगा रिएक्शन एक्टिविटी, किस तरीके से एंजाइम काम करती है. ठीक है, और एक टॉपिक आपका उसी में ही हम ऐड कर देंगे कंपटीशन विंडो से, जहाँ से बेसिकली आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा. ठीक है ना. तो लगभग 2 लेक्चर चलिए 13 चैप्टर 13 लेक्चर्स के अंदर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है ना. तो स्टार्ट करते हैं आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स से. तो देखो एंजाइम्स इतनी ज़्यादा थी, आप सभी का नाम याद रखना बहुत मुश्किल है. ठीक है ना. तो इसीलिए डॉक्टर्स ने एक सिस्टम प्रोवाइड किया कि हम एंजाइम्स को कैटेगराइज करते हैं ताकि हम उसको आसानी से याद कर सके. ठीक है, उनका नाम रख सके. तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कोई भी सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट आप समझ गए हो गया, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जिसपे क्या है एंजाइम काम करती है, दैट इज नोन एज सबस्ट्रेट. ठीक है ना. तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कोई भी सबस्ट्रेट जो है, ठीक है, कोई भी सबस्ट्रेट है उस पर जो एंजाइम काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम उस सबस्ट्रेट के पीछे अगर एज लगा दें तो हमारी एंजाइम का नाम आ जाए. जैसे देखो, जैसे अगर हम बात करें प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम प्रोटीएज. ठीक है, प्रोटीएज. ऐसे ही आपका स्टार्च को, यानी कि स्टार्च को हम अमाइलो बोलते हैं, उसको डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम अमाइलेज. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम कार्बोहाइड्रेज. ठीक है, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम लाइपेज. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि डीएनए को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम डीएनएज. आरएनए को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम आरएनएज. न्यूक्लियोटाइड्स को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम न्यूक्लियोटाइडेज. न्यूक्लियोसाइड्स को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम न्यूक्लियोसाइडेज. ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो भी सबस्ट्रेट है उसके पीछे एज लगा दो, उस सबस्ट्रेट पे काम करने वाली एंजाइम का नाम हमारे पास आ जाएगा.
तो ये प्रोवाइडेड सिस्टम फॉर नेमिंग एंजाइम्स बाय यूजिंग द सफिक्स एज, ठीक है, सबस्ट्रेट के पीछे एज लगा, ठीक है। अब फिर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने एंजाइम्स को कैटेगराइज किया 6 ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, किस बेस पे कि वो किस टाइप की रिएक्शन को कैटेलाइज कर रही है। क्योंकि देखो यहाँ पे लिमिटेशन आ गई थी, अब प्रोटीएज है तो प्रोटीएज भी किस टाइप की है, ठीक है ना, हम नहीं बता पाते कि कौन से टाइप की प्रोटीएज है। तो देखो IUB ने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने अब रूल बना दिया कि किस मतलब 6 कैटेगरी बना दी, ठीक है, 6 कैटेगरी बना दी कि किस तरीके से एंजाइम काम करते हैं, ठीक है ना। और जो 6 कैटेगरी बनाए उसकी भी क्या होती है, ईच क्लास हैव 4 to 13 सब क्लासेस, ठीक है, और उसके बाद उसमें कुछ नंबरिंग भी दी जाती है, ठीक है ना, 4 नंबर का कोड भी होता है। अब ये नंबरिंग कैसे देते हैं, क्या देते हैं, ये आप आपके हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, दैट इज बियॉन्ड योर सिलेबस, बट आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम्स में भी क्या होती है, नंबरिंग, ठीक है। वो नंबरिंग एक स्पेशल टाइप की कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो देखो अब हम बात करते हैं ये 6 ग्रुप कौन से हैं अकॉर्डिंग टू IUB, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप इज ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेसिस, ठीक है। ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेसिस का मतलब ऐसी एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रही है, ठीक है। मान लो आपके पास 2 सबस्ट्रेट है, एक सबस्ट्रेट S है, दूसरा सबस्ट्रेट S डैश है। S सबस्ट्रेट जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में है और S डैश जो है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, ठीक है ना। अब रिएक्शन हुई, एंजाइम आई आपकी ऑक्सीडो रिडक्टेज, कोई भी एंजाइम हो सकती है, डिहाइड्रोजिनेज हो सकती है, ठीक है ना। उसने क्या किया, जो रिड्यूस्ड फॉर्म में थी उसको ऑक्सीडाइज कर दिया और जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में थी उसको रिड्यूस्ड फॉर्म में कर दिया, ठीक है। तो S जो पहले रिड्यूस्ड फॉर्म में था वो ऑक्सीडाइज हो गया, जो S डैश पहले ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में था वो रिड्यूस्ड हो गया। अब इसको समझने के लिए यू मस्ट नो अबाउट व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं आपकी 10th क्लास को, है ना। 10th क्लास में आपने क्या पढ़ा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको क्या कहा आपने, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और इसका अपोजिट अगर करना पड़ेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसको हमने कहा रिडक्शन रिएक्शन। ये तो पढ़कर आए हो 10th क्लास में, केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर आपने यही तो पढ़ा है ना, और क्या किया, यही पढ़ा है। तो देखो अब ये तो टर्म है, किसकी फॉर्म में है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। बट अब धीरे धीरे आप केमिस्ट्री में पढ़ भी रहे होंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हम इलेक्ट्रॉन्स के लॉस और गेन की फॉर्म में भी बोलते हैं। तो देखो ध्यान रखना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाएगा एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा हो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट आपको दिखाई दे रही हो, एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में एक्सचेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो रिएक्शन क्या कहलाएगी आपकी, ऑक्सीडो रिडक्टेज, या सॉरी वो एंजाइम क्या कहलाएगी आपकी, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस या फिर डिहाइड्रोजिनेसिस, ठीक है। तो देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ आइदर हाइड्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। आ गया समझ में, ठीक है ना। तो देखो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हो गया, ठीक है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज हो गया। अब इन एंजाइम्स के नाम हम आगे करेंगे जब हम प्लांट फिजियो या एनिमल फिजियो पढ़ेंगे ना, वहाँ ये एंजाइम सारी है, ठीक है। तो इसीलिए ये बेसिक जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है रिगार्डिंग द एंजाइम्स, उनके नाम, उनके फंक्शंस, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एंजाइम्स की, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंजाइम आर ट्रांसफरेजेस। नेक्स्ट टाइप इज बेटा ट्रांसफरेजेस। नाम से ये पता चल रहा है कि किसी चीज को ट्रांसफर करना है, ठीक है ना। अब किस चीज को ट्रांसफर करता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप को। पर्टिकुलर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखो अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर करना है एक जगह से, एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पे,
ऐसे ही फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करना एक सबस्ट्रेट से नेक्स्ट सबस्ट्रेट पे, ठीक है। तो देखो क्या है, ऐसी पर्टिकुलर एंजाइम्स व्हिच कैटालाइजेस ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप हमने जी मान लिया थोड़ी देर के लिए, अदर देन हाइड्रोजन बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट एस एंड एस। मान लो ये आपका कोई ऐसा सबस्ट्रेट है, ये एस डैश सबस्ट्रेट है, ठीक है, इस पे जी ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, इस जी ग्रुप को इस सबस्ट्रेट से इस सबस्ट्रेट पे भेज दिया। तो दिस वन आफ्टर रिएक्शन, ठीक है, ये सबस्ट्रेट विदाउट जी ग्रुप एंड ये वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे एग्जाम्पल में याद कर सकते हैं ट्रांस एमिनेज रिएक्शन एंजाइम, ठीक है, जो बेसिकली अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर कर रही है। आगे हम पढ़ेंगे इसको प्लांट फिजियो के अंदर, ठीक है। इसके अलावा काइनेज एंजाइम, काइनेज जहाँ पे भी लग जाए, किसी भी जो है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज जैसे, है ना, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज यानी जो है जो आपकी फ्रक्टोज है उसी के ऊपर फोस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर कर देना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काइनेज वर्ड जहाँ भी लग जाए यानी कि वहाँ पे क्या है, फोस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करने वाली एंजाइम ट्रांसफरेजेस वाली कैटेगरी में, ठीक है। अब देखो थर्ड कैटेगरी जो है दैट इज टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच कैटालाइजेस, देखो हाइड्रोलेसिस, ठीक है। तो क्या कर रही है, हाइड्रोलिसिस करती है। क्या करती है, हाइड्रोलिसिस। क्या मतलब है हाइड्रोलिसिस का, पहले भी बताया, हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो जब हम वाटर का एडिशन करते हैं तो पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर क्या हो जाती है, उसका बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है। जितनी भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स आप पढ़ते हैं ऑल आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, वाटर के प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल में टूट रहा है, पॉलीमर मोनोमर में टूट रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस। आपने पढ़ा भी है पीछे कि एक पॉलीमर कैसे बनता है, जब मोनोमर्स आपस में एक दूसरे के नजदीक आता है और उनमें से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन इसका अपोजिट अगर हम करें, वाटर ऐड करें, ब्रेक डाउन करें उस पर्टिकुलर बॉन्ड की, देन दिस इज हाइड्रोलिसिस। और जो एंजाइम उसको तोड़ती है ऐसे बॉन्ड्स को, उनको हाइड्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, विच हाइड्रोलाइसिस विच कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या सी बॉन्ड, सी हैलाइड बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके से अगर बॉन्ड को तोड़ रही है बाय हाइड्रोलिसिस, आगे समझ में, उसको क्या कहेंगे हम, हाइड्रोलिसिस कहेंगे। नेक्स्ट टाइप की जो एंजाइम है दैट इज लाइएसिस। देखो नाम को ध्यान से पढ़ना, लाइएसिस है नॉट लाइगेसिस। लाइगेसिस हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लाइएसिस एंजाइम क्या है, देखो बेसिकली ये क्या करती है, ऐसी रिएक्शन को कैटालाइज करती है व्हेनेवर देयर इज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट। एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है, उस पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना, और उस ग्रुप को इसने हटाया, ठीक है। और देखो ग्रुप किसी ना किसी बॉन्ड से अटैच्ड है, ठीक है, ग्रुप किसी ना किसी बॉन्ड से अटैच है, तो ऑब्वियसली जब ग्रुप हटेगा तो बैलेंसी मेंटेन करने के लिए डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस, एक तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा यहाँ पे, लिविंग डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बन रहा है, ठीक है। तो लाइएसिस इस टाइप की एंजाइम है व्हिच कैटालाइजेस रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस, लिविंग डबल बॉन्ड। देखो अब ये क्या है, दो आपके पास कार्बन है, ठीक है, दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, इस पे दो ग्रुप लगे हुए हैं एक्स और वाई। अब रिएक्शन हमारी कुछ इस तरीके से हुई जहाँ पे आपका एक्स और वाई एक अलग से ग्रुप है, इसका रिमूवल हो गया और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे एंजाइम का नाम ध्यान में रख सकते हो, डीकार्बोक्सिलेज, फ्यूमरेज, एल्डोलेज, ठीक है। ये एंजाइम्स आपको जो है प्लांट फिजियो के अंदर, एनिमल फिजियो में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो टाइप है, फिफ्थ वन जो टाइप है दैट आर आइसोमरेजेस। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये आइसोमर क्या होते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो बेटा पहले देखो आइसोमर क्या होता है। आइसोमर किसी भी टाइप के हो सकते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसका जो है बेसिक फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनलिटी अलग है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फंक्शनल, ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम, आइसोमर। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के क्या है, आइसोमर, एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है, दोनों क्या है, आइसोमर है। पढ़ा है ना आपने ये सारा,
ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या हो गया, 1 2 3 CHO ग्रुप, ये OH, ये H, ये OH, ये H और ये H, ग्लिसरॉल्डिहाइड बन गया। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ये बन गया। दोनों के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ ऑक्सीजन बराबर मिलेगा। ठीक है, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है। ऐसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये भी क्या है, आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स हो गए। तो देखो, जब ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा हो, एक फॉर्म ऑफ आइसोमर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसको क्या बोलेंगे हम, आइसोमरेसिस। ठीक है, ऐसे एंजाइम की कैटेगरी को क्या कहोगे, आइसोमेरेसिस। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, ऐसे एंजाइम दैट इज कैटालाइजिंग इंटर कन्वर्सन ऑफ, किसका इंटर कन्वर्सन कर रही है बेटा, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड पोजिशनल आइसोमर्स। इंटर कन्वर्सन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड पोजिशनल आइसोमर्स। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे एंजाइम्स को क्या कहेंगे हम, आइसोमरेज कहेंगे। जैसे फोस्फोहेक्सोस आइसोमरेज, ठीक है, फोस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। समझ में आ गई बात? ठीक है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट और लास्ट टाइप के जो एंजाइम है दैट आर लाइगेसेस। ठीक है, बहुत बार पढ़ोगे इनको हम, जो है मॉलिक्यूलर ग्लू की फॉर्म में भी याद रखते हैं। ठीक है ना, इनको हम सिंथेसिस भी बोलते हैं। दूसरी कैटेगरी क्या लिखोगे इनकी, सिंथेसिस। अब ऐसा क्यों, देखो मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, क्या बोलोगे, मॉलिक्यूलर ग्लू, मतलब कि मॉलिक्यूल्स को जोड़ने वाले एंजाइम्स। आगे बात समझ में? तो लाइगेसेस क्या करती है, इट कैटलाइज द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स। ठीक है, ऐसी एंजाइम व्हिच कैटलाइजेस लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स, दो अलग अलग कंपाउंड्स को क्या कर रहा है, लिंक करने वाली जो पर्टिकुलर एंजाइम होती है उसको क्या कहेंगे हम, लाइगेसेस कहेंगे। ठीक है, जैसे कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज हो गया। ठीक है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जांपल आप याद कर सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है एसाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, और सिंथेटेसिस हो गया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा, आपने ध्यान में रखना है। मॉलिक्यूलर ग्लू किसे कहते हैं, बेसिकली ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, ब्रेकडाउन में नहीं। जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना दिया, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना दिया, फॉस्फोरस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना दिया, ऐसी कार्बन सल्फर के बीच में बॉन्ड बना दिया। तो बेसिकली बॉन्ड फॉर्मिंग एंजाइम। समझ में आया? ठीक है ना, अब बात करते हैं एंजाइम नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, एंजाइम इनहिबिशन। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम जो स्टार्ट कर रहे हैं बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन। इनहिबिशन क्या मतलब होता है एंजाइम इनहिबिशन का? देखो पहले वर्ड को समझो, टॉपिक समझते हैं पहले। ठीक है, और इसको अच्छे से कर लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो आपका होम एग्जाम हो। एंजाइम इनहिबिशन क्या मतलब होता है? देखो एंजाइम इनहिबिशन का, देखो एंजाइम तो आप समझ ही रहे हो, एंजाइम क्या है, दोज पर्टिकुलर सब्सटेंसेस व्हिच आर जस्ट कैटलाइजिंग द, व्हिच आर जस्ट एनहेंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। अब इनहिबिशन का मतलब होता है स्टॉप करना, रोकना। ठीक है, तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कैसे रुक रही है, समझ में आ गई बात? तो हम बात करेंगे कि एंजाइम अपना काम करना, अपना जो काम करने का तरीका है वो बंद कैसे करती है। देखो अगर एंजाइम अपने आप लगातार काम करती रही, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्रोडक्ट बनता रहेगा। ठीक है ना, और अल्टीमेटली हमारी बॉडी में सबस्ट्रेट की कमी आ जाएगी। तो इसका मतलब देखो एंजाइम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए काम कर रही है।
ठीक है। और कुछ एंजाइम ऐसे भी है जो क्या है, कभी कभी काम करना भी बंद कर देती है किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की वजह से। तो ये जो इनहिबिशन के मैकेनिज्म है, एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करने वाले जो मैकेनिज्म है, वो सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बेसिकली एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए हम यहाँ पे 3 टाइप के इनहिबिशन पढ़ते हैं। पहला होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। ऐसा इनहिबिशन जहाँ पे इनहिबिटर और सबस्ट्रेट, ठीक है ना, दोनों के बीच में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होने की वजह से इनहिबिशन होता है। कैसे होता है वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। यानी कि ऐसा इनहिबिशन जहां इनहिबिटर जो है कोई स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी शो नहीं करता है, बट क्या कर देता है, पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर एंजाइम जो है उस एंजाइम की स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है ना। बेसिकली हम उसकी बात करते हैं, कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है। तीसरा जो टाइप है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है, फीडबैक इनहिबिशन। और फीडबैक इनहिबिशन को ही क्या बोलते हैं हम, एलोस्टेरिक इनहिबिशन, एलोस्टेरिक इनहिबिशन। क्लियर। तो पहला स्टार्ट करते हैं बेटा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो देखो यहाँ क्या होता है, मान लो ये आपकी एंजाइम है, ठीक है, दिस वन इज योर एंजाइम, और आपकी एंजाइम में कुछ इस तरीके से एक्टिव साइट, ठीक है, एक्टिव साइट हमने पढ़ा है, कुछ क्रेविसेस होते हैं या कुछ पिट्स होते हैं या डिप्रेस्ड एरियाज होते हैं जहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है, आपके पास एंजाइम है, और एंजाइम पे काम करने के लिए एक तो आपका सबस्ट्रेट है कुछ इस तरीके से, ठीक है, सबस्ट्रेट आपका क्या है, कुछ इस तरीके का सबस्ट्रेट है, समझ में आ गया। दिस वन इज सबस्ट्रेट, ठीक, दिस वन इज सबस्ट्रेट, आ गया समझ में। और ये आपकी हो गई एंजाइम, ठीक, और दिस वन इज एक्टिव साइट ऑफ योर एंजाइम, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ठीक है। अब क्या है, इसी सबस्ट्रेट से मिलता जुलता, ठीक है ना, आपके पास क्या है, इनहिबिटर है, ठीक है। इसी सबस्ट्रेट से मिलता जुलता आपके पास क्या है, आपके पास एक इनहिबिटर है। इनहिबिटर का मतलब जो एक्टिव साइट से बाइंड होगा तो वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने की एबिलिटी नहीं रखता, ठीक है। तो ब्लू कलर से जो हमने शो किया है दैट इज इनहिबिटर, समझ में आया। ये क्या है आपके पास, इनहिबिटर। अब देखो ये भी इससे बाइंड कर सकता है, यहाँ पे हमने लॉक एंड की हाइपोथेसिस पढ़ा है ना, ठीक है। लॉक एंड की हाइपोथेसिस क्या कहता है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस कहता है फॉर एवरी एंजाइम देयर इज स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, ठीक है। अगर आप उसके सिमिलर भी कुछ चीज लगाओगे तो भी वो एंजाइम काम नहीं करेगा, समझ में आ गई बात। तो देखो ये ऐसी दो चाबियां हैं इस ताले की जो दिखने में एक जैसी हैं, लेकिन काम सिर्फ ये करेगी, ये नहीं करेगी। आपने भी कई बार देखा है ना, एक पर्टिकुलर बंच ऑफ कीज के अंदर आपने देखा है कि कुछ कीज बहुत सी सिमिलर होती हैं, बट दे आर पर्टिकुलर फॉर देयर लॉक, है ना, टू ओपन द लॉक। आगे बात समझ में, तो इन द सेम सेंस यहाँ पे अब दोनों के बीच में कंपटीशन होगा कि ये यहाँ आके बाइंड होगी या ये यहाँ आके बाइंड होगी, ठीक है ना। अब वो डिपेंड करता है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे, कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर, जिसकी ज्यादा कंसंट्रेशन वो ज्यादा बाइंड करेगा, ठीक है। तो देखो मान लो आपका सबस्ट्रेट अगर बाइंड हो गया, मान लो ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट, ठीक है, और इस एक्टिव साइट पे क्या आके बाइंड हो गया, सबस्ट्रेट आके बाइंड हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। बट अगर वहीं पे इसकी जगह क्या आके बाइंड हो गई, आपकी एंजाइम हो गई, ठीक है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट हो गई, और इसकी जगह पे क्या आके बाइंड कर गया, इनहिबिटर आके बाइंड कर गया, ठीक है।
कुछ इस तरीके से। तो इस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ये एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना, समझ में आया। तो ऐसी पर्टिकुलर इनहिबिटरी मैकेनिज्म व्हेनेवर देयर इज कंपटीशन बिटवीन इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट टू फिक्स विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, ठीक है। If the substrate bind to the enzyme, then the reaction will proceed, and if however inhibitor binds to the active site of the enzyme, then the reaction will stop। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस टाइप का जो इनहिबिशन होता है, उस इनहिबिशन वाले मैकेनिज्म को क्या कहते हैं हम? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहेंगे। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे ये रिएक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का ये इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? देखो मान लो अगर यहाँ पे इनहिबिटर आपने लगाया हुआ है, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा, ठीक है। तो देखो ऑब्वियसली क्या होगा, ये इनहिबिटर यहाँ से हटेगा और सबस्ट्रेट वहां पे आके बाइंड कर सकता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं? रिवर्सिबल होती हैं। दिस टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन इज रिवर्सिबल टाइप। आगे बात समझ में, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, इस टाइप का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेना, आपके एनसीईआरटी में दिया है वही बता रही हूँ, ज्यादा कंफ्यूज मैं भी नहीं करूंगी, बट जो एनसीईआरटी में दिया है कम से कम आपको वो आना चाहिए, ठीक है। आगे चल के प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आप एक साइकिल पढ़ोगे, ठीक है, जहाँ पे जो है मेलोनिक एसिड जो है क्या कर रहा है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम कर रहा है। किस एंजाइम के लिए? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के लिए, जो बेसिकली सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट करती है, ठीक है। एक रिएक्शन होती है एक साइकिल के दौरान, ठीक है। सक्सिनिक एसिड उस रिएक्शन में किस में कन्वर्ट होता है? उस रिएक्शन में सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और बेसिकली इस एंजाइम को कौन, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कौन करवाता है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, है ना। डिहाइड्रोजिनेज हमने पढ़ी है, कौन सी? जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करवाती है, ठीक है ना। अब क्या है, एक पर्टिकुलर इनहिबिटर है, ठीक है। इनहिबिटर का नाम है मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड, ठीक है। तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये दोनों दिखने में एक जैसे हैं, मेलोनिक एसिड और सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज दिखने में एक जैसे, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है बट फंक्शनली सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो मेलोनिक एसिड सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जहाँ बाइंड कर रहा था उस जगह पे बाइंड कर जाएगी, ठीक है। सॉरी उल्टा बता दिया, सक्सिनिक एसिड और मेलोनिक एसिड जो है इनकी क्या है, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। ये जो एंजाइम है इस पे तो ये काम करेंगे, हाँ। तो इन दोनों के अंदर क्या है, आपकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है, एक जैसे ही दिखते हैं। और देखो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज आपकी ये एंजाइम है, इस पे या तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज आके बाइंड करेगी या आपका इनहिबिटर आके बाइंड करेगा। अगर इनहिबिटर यानी कि मेलोनिक एसिड आके आपके सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज पे आके बाइंड हो गया तो रिएक्शन नहीं होगी, और अगर ये सक्सिनिक एसिड आके बाइंड हो गया तो रिएक्शन होगी और फ्यूमेरिक एसिड बन जाएगा। समझ में आया, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की, एक तो ये एग्जांपल है। तो देखो इस टाइप की जो इनहिबिशन है उसको हम ड्रग्स बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे एसेटोजोलामाइड एक ड्रग का नाम है जो बेसिकली कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की वजह से। ऐसे एलोप्यूरिनॉल एक ड्रग है जो बेसिकली गाउट फॉर्मेशन के टाइम पे यूज की जाती है, जो जेंथिन ऑक्सीडेज नाम की एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती है। आ गया समझ में। ऐसी कुछ सल्फा ड्रग्स होती है, ठीक है ना, जो बेसिकली सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड को स्टॉप कर देती है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है ना, बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखो सबस्ट्रेट एनालॉग्स आर नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय एंजाइम, ठीक है। क्या कहा मैंने, सबस्ट्रेट एनालॉगस आर नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय एंजाइम। ये क्या है, ये सबस्ट्रेट का एनालॉगस है, मतलब स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन डिफर करता है, ठीक है ना। इसीलिए ये कभी भी इस रिएक्शन को जो है मेटाबोलाइज होने नहीं देगा। समझ में आ गया। तो देखो अब जो चीज हमें ध्यान में रखनी है,
हालांकि ये हम आगे भी करेंगे, बट फिर भी आपको एक ग्राफ के फॉर्म में अगर हम देखें, इस ग्राफ को मैं थोड़ा साइड में बनाऊंगी ताकि हमें आगे भी काम आएगा ये ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ को अच्छे से कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली यहाँ से क्वेश्चन आता है इस ग्राफ से। ठीक है ना, ग्राफ हमने किसका बनाया, एक हमने वाई एक्सिस लिया, एक हमने एक्स एक्सिस लिया। ठीक है, एक्स एक्सिस के अंदर हमने क्या लिया, कॉस ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। एक्स एक्सिस पे क्या लेना हमें, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने क्या लेना है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। जैसे जैसे आप यहाँ से 0 से और ऊपर की तरफ बढ़ोगे, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस के थ्रू मूव करोगे, आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, हर एंजाइम के लिए एक वेलोसिटी फिक्स होती है, दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी, बियॉन्ड विच जो है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करती। समझ में आ गई बात। हर पर्टिकुलर एंजाइम के लिए एक क्या होती है, वी मैक्सिमम होती है, यानी कि ऐसे स्पीड जिसके बाद फर्दर आप चाहे सबस्ट्रेट कितना भी बढ़ा लो, ठीक है, सबस्ट्रेट से कितना भी बढ़ा लो, उसके बाद वेलोसिटी बढ़ेगी। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, मान लो ये आपकी कोई एंजाइम है, ठीक है, और इस एंजाइम में आपकी एक्टिव साइट जो है कुछ इस तरीके से है। ठीक है, और ऐसे आपके पास लगभग 10-12 एंजाइम है। मान लो चलो 4 एंजाइम है हमारे पास, 4 एंजाइम में, एक एंजाइम में 2 एक्टिव साइट है, ऑब्वियसली 4 एंजाइम में कितनी हो गई, 8 एक्टिव साइट्स, है ना, और 8 एक्टिव साइट्स पे यानी 8 ही सबस्ट्रेट बाइंड करेंगे, और आपके पास सबस्ट्रेट कितने हैं, 12 सबस्ट्रेट हैं। तो बताओ सबस्ट्रेट ज्यादा होने के बावजूद भी क्या इस पे बाइंड कर पाएंगे, नहीं। ठीक है ना, तो बेसिकली हम क्या ले रहे हैं, एंजाइम कंसंट्रेशन अगर हमारी फिक्स है, मतलब अगर हमने सेम एंजाइम की कंसंट्रेशन को, फिर एंजाइम का नंबर नहीं बढ़ाना है। ये ग्राफ हमने क्या बनाना है, एंजाइम कंसंट्रेशन इज फिक्स्ड। ठीक है, एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या है, फिक्स्ड है, यानी कि नंबर ऑफ एंजाइम आपके पास फिक्स है, आप बढ़ा नहीं सकते। और आप सबस्ट्रेट बढ़ाए जा रहे हो, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाए जा रहे हो, तो वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑब्वियसली पहले तो क्या होगा, धीरे धीरे जब तक एक्टिव साइट है वो बढ़ती जाएगी, बट एक टाइम ऐसा भी आएगा जब रेट ऑफ रिएक्शन फर्दर बढ़ेगा। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑल दी एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम आर ऑक्युपाइड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन वी मैक्सिमम क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एट विच ऑल एंजाइम्स एंड देयर एक्टिव साइट्स आर ऑक्युपाइड। समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो इस V मैक्सिमम का हाफ ले लेते हैं, V मैक्सिमम का हाफ यानी V मैक्सिमम और अपॉन में 2। ठीक है, तो V मैक्सिमम अपॉन में हाफ पे आपके पास सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन आती है, ठीक है, सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन आती है उसको हम क्या बोलते हैं, Km वैल्यू। ठीक है, क्या बोलोगे, Km वैल्यू। ठीक है ना, और इस Km वैल्यू को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो ये क्या है, माइचेलिस मेंटन कांस्टेंट। माइचेलिस मेंटन कांस्टेंट, ठीक है, ये साइंटिस्ट के नाम पे है, कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर एंजाइम। हर एंजाइम के लिए फिक्स होता है एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। ठीक है ना, तो बेसिकली अगर हम Km वैल्यू की बात करें, Km वैल्यू क्या है, इट इज दी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कब, जब आपकी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू से हाफ होती है। ठीक है, एट विच रेट ऑफ रिएक्शन बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच rate of reaction become half of its maximum value। ठीक है, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिसपे रेट ऑफ रिएक्शन उसके मैक्सिमम से हाफ हो जाए। ठीक है, तो ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए, Km वैल्यू किसे कहते हैं और Vmax किसे कहते हैं। तो Km इज इक्वल टू Vmax का हाफ, ये आपको पता होना चाहिए।
क्लियर। अब देखो ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ किसके लिए है? ये ग्राफ है आपका नॉर्मल रिएक्शन के लिए, जब रिएक्शन नॉर्मली चल रही है। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो जाए, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होने का मतलब क्या है? देखो बेसिकली वही सेम चल रहा है सब कुछ, ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग सेम, ठीक है ना, सब कुछ सेम चल रहा है, लेकिन क्या हो गया आपका यहाँ पे जो V मैक्सिमम है, ठीक है। देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब क्या हो रहा है? बेसिकली आप क्या कर रहे हो? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हो, तो आप वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर रहे हो कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, तो वो इनहिबिटर से क्या कर, इनहिबिटर जो है, मान लो जैसे आपके पास 4, शुरुआत में क्या था, आपके पास 4 सबस्ट्रेट थे और 4 इनहिबिटर, ठीक है, तो दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी थी एंजाइम से बाइंड करने की। धीरे धीरे आपने सबस्ट्रेट बढ़ा दिए, 4 की बजाय आपने सबस्ट्रेट कर दिए 7, और आपके जो इनहिबिटर है 4, तो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग एबिलिटी बढ़ गई, है ना। तो देखो आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हो तो रेट जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है ना, आगे बात समझ। तो कुछ ग्राफ आपका इस तरीके का है, समझ में आ गई बात। तो देखो बेसिकली यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि जो वैल्यू है Vmax की वैल्यू तो सेम रही, है ना, Vmax की वैल्यू तो क्या रही? सेम रही, लेकिन यहाँ पे आपकी जो Km वैल्यू है, वो Km वैल्यू कितनी आई? वो Km वैल्यू यहाँ आएगी, क्योंकि हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन देखते हैं। भाई Vmax हाफ तो यहाँ आया, और यहाँ इस रिएक्शन के लिए Km वैल्यू क्या होता है? इस तरीके से इधर आता है, समझ में आ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये किसको इफेक्ट करता है? V मैक्सिमम को इफेक्ट नहीं करता। जब भी हम क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है, ठीक है, तो मुझे बताओ Km की वैल्यू बढ़ेगी या डिक्रीज होगी? ध्यान रखना, जब भी क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो रहा है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो रहा है, ठीक है, उस टाइम पे, ठीक है ना, Vmax बिल्कुल अफेक्ट नहीं होगा, नॉट इफेक्ट, ठीक है। लेकिन जो Km की वैल्यू है, माइस्चुलस मेंटेन कांस्टेंट है, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज अच्छे से ध्यान रखना, पेपर में पूछी जाती है, ठीक है ना, समझ में आ गया। माइस्चुलस मेंटेन कांस्टेंट जो है दैट इज इंक्रीज, ठीक है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा और अच्छे से कर लेना। अब इस ग्राफ को हम एज इट इज छोड़ देते हैं, हम नेक्स्ट बात करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है ना। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब क्या होता है? देखो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन नाम से पता चल रहा है कि कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। सेकेंड टाइप नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप के इनहिबिशन के अंदर बेसिकली जो आपका जो इनहिबिटर है, इनहिबिटर, ठीक है, वो क्या कर देगा? इट विल डिस्ट्रॉय दी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, ठीक है, वो क्या करता है? एंजाइम का स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय कर देगा, तो ऑब्वियसली एंजाइम बिल्कुल काम करना बंद कर देगा, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो देखो कोई कंपटीशन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सबस्ट्रेट कितना है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनहिबिटर कितना है। अगर इनहिबिटर है तो वो आपकी एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देगा और एंजाइम काम करना बंद कर देगा। कोई एक्टिव साइट का कोई कंपटीशन नहीं, किसी चीज का कोई कंपटीशन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, सम इनहिबिटर्स, जैसे बेसिकली अगर हम बात करें पॉइजन्स की, ठीक है, जितने भी जहर होते हैं, ठीक है, पॉइजन्स जितने भी होते हैं वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करते हैं, हमारी बॉडी में जाएंगे, हमारी बॉडी के एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे और हमारी डेथ हो जाएगी। या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी। जैसे आपने रैट किलर्स सुने होंगे, है ना, रैट को किल करने वाले जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं, बेसिकली जो पॉइजन्स यूज किए जाते हैं वो कुछ इसी टाइप के होते हैं, ठीक है। वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है। स्नेक विनोम हमारी बॉडी में चला जाए, वो पॉइजन है हमारी बॉडी में, वो क्या करता है? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। तो देखो बेसिकली ये स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो सम इनहिबिटर्स बेसिकली पॉइजन कहेंगे, डू नॉट कम्पीट फॉर एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम बट डिस्ट्रॉय द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, ठीक
ठीक है, जिससे बेसिकली दिस एज अ रिजल्ट द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज अल्टर्ड, दिस फेल्स टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन फेल टू अकर। लेकिन ये वाले जो होते हैं, अच्छा पीछे वाले कैसे थे, रिवर्सिबल थे, ठीक है, ये वाले कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल। एक बार अगर एंजाइम का जो है स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, एक बार एंजाइम का स्ट्रक्चर अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो वो दोबारा से रीजनरेट नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप के जो इनहिबिशन होते हैं दैट आर इरिवर्सिबल। समझ में आगे बात, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना, पीछे हमने किया था वो रिवर्सिबल था, ठीक है। अब देखो अगर एग्जाम्पल की बात करें, आप सभी ने सुना होगा साइनाइड का नाम, सुना है, क्या होता है साइनाइड, वो साइनाइड होता है एक तरीके का पॉइजन, ठीक है। आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने साइनाइड का टेस्ट हमें बताया हो। जैसे ही जीभ पे रखोगे, बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर जीभ पे रखा, उसी टाइम डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। इस टाइप का जो पॉइजन है, ये जो साइनाइड है, बेसिकली ये करता क्या है, हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन चल रहा है हर सेल के अंदर, ठीक है ना, वहाँ पे एक एंजाइम होती है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नाम की एंजाइम, जो बेसिकली हमारे अंदर रेस्पिरेशन करवा रही है, ठीक है। ये एंजाइम जाके उसके स्ट्रक्चर को, ये पर्टिकुलर इनहिबिटर जाके उसके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है और हम रेस्पिरेशन नहीं कर पाते और हाथों हाथ डेथ हो जाती है, ठीक है ना, विद इन सेकेंड पर्सन की डेथ हो जाती है। आधी बात समझ में। तो साइनाइड जो है एक पॉइजन है और वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो कर रहा है, आ गया समझ में, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें DEP के, डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, ठीक है, ये क्या करता है, ये बेसिकली इट इज एन एंजाइम दैट इज कैपेबल ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर एंड पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें आइडोएसिटामाइड, ये क्या करता है, अच्छा DEP इनहिबिट करता है, सॉरी इनहिबिट करता है कौन सी, ऐसी जो पेप्टाइड लिंकिंग एंजाइम है, जैसे कि एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज हो गया, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, ठीक है, ऐसे एंजाइम के स्ट्रक्चर को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है ना। आइडोएसिटामाइड है, ये इनहिबिट करता है सल्फा हाइड्रोल एंड इमिडाजोल ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर देता है एंजाइम्स के अंदर, ठीक। तो देखो अब एक बार ग्राफ से समझते हैं इसको, ठीक है ना। ग्राफ से कैसे समझोगे, देखो बेटा यहाँ पे क्या है, यू आर जस्ट इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, आप सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो, बट स्टिल क्या है कि वी मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी डिक्रीज हो जाएगी। कैसे डिक्रीज होगी, देखो अगर हम बात करें यहाँ पर रिएक्शन की, कुछ इस हिसाब से आपका जो कर्व आएगा दैट विल इन दिस वे, ठीक है, कर्व क्या आएगा, कुछ इस फॉर्म में आएगा, समझ में आ गई बात। तो ये वाला जो कर्व था दैट इज नॉर्मल रिएक्शन के लिए था, दिस कर्व इज फॉर योर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। और ये जो कर्व है लास्ट वाला जो ब्लू कलर से बनाया है, ये किसके लिए है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। तो बेसिकली जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि Vmax की वैल्यू क्या हो गई है कम, यहाँ इस वाली एंजाइम के लिए देखो Vmax की वैल्यू क्या आएगी, लगभग यहाँ आएगी, ठीक है। और पहले वाली नॉर्मल एंजाइम के लिए यहाँ थी, तो देखो ध्यान रखना जब भी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है Vmax की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। Vmax की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज। और देखो Vmax इस वाली रिएक्शन के लिए Vmax की वैल्यू यहाँ आई है, तो ऑब्वियसली इसका जो V हाफ होगा, Vmax का हाफ होगा, लगभग इस जगह पे होगा, और वहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन देखोगे, ठीक है ना, वो लगभग यही आएगी, यहाँ पे ही आएगा, तो यही मिलेगी लगभग, ठीक है। ग्राफ में थोड़ा सा वेरिएशन है, आपको लगभग यही मिलेगी। जब कैलकुलेशन हम करते हैं इक्वेशन लगा के, तो वो लगभग सेम आती है, अप्रॉक्सीमेट, ठीक है ना। तो ध्यान रखना जब भी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है तो Km की वैल्यू क्या रहती है, सेम, ठीक है ना। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहेगी, माइचेलिस मेंटेन कांस्टेंट जो है वो सेम रहेगा, बट जो Vmax की वैल्यू है दैट विल डिक्रीज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो यार थर्ड टाइप का जो इनहिबिशन है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है। फीडबैक इनहिबिशन के अंदर क्या होगा, फीडबैक इनहिबिशन के अंदर बेसिकली क्या होगा, देखो
नाम से ही पता चल रहा है फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या समझते हो? आपने कोई रेस्पॉन्स दिया, ठीक है ना, या किसी ने भी कोई एक्शन किया और उस एक्शन का फीडबैक कैसा है। फीडबैक यानी उसका रेस्पॉन्स क्या है ना, उसका रिजल्ट क्या है। तो थर्ड वन इज योर फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है, फीडबैक इनहिबिशन। और बेसिकली जो फीडबैक इनहिबिशन है, फीडबैक इनहिबिशन में हम क्या देख रहे हैं, इसी को दूसरा क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक इनहिबिशन। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से कर लेना इस टॉपिक को। इनहिबिशन क्या होता है फीडबैक इनहिबिशन के अंदर? देखो यहाँ पे पहले हम फीडबैक वर्ड को समझते हैं। फीडबैक का मतलब होता है कोई भी आपने एक्शन किया, उसका जो रिजल्ट आया, उसका जो रेस्पॉन्स है, दैट इज फीडबैक, ठीक है। जैसे मान लो A प्लस बी कोई रिएक्शन बनी और A प्रोडक्ट बना। अब ये प्रोडक्ट जो है किस तरीके का रेस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है ना, दैट इज नोन एज फीडबैक। आगे बात समझ। अब फीडबैक कैसे कर रहा है, बैकवर्ड क्यों यहाँ पे यूज किया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, किसी रिएक्शन को कैसे इफेक्ट करना है, दैट इज फीडबैक ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। समझ में आ गई? बैकवर्ड क्यों यूज किया है, बिकॉज जो प्रोडक्ट आपका बना है दैट इज अफेक्टिंग द रिएक्शन, ठीक है। कैसे है देखो यहाँ पे, अब देखो जनरली हमारी बॉडी में फीडबैक इनहिबिशन ही हो, ठीक है। देखो कोई रिएक्शन हुई आपके बॉडी में A प्लस बी और आपका प्रोडक्ट बन गया P, ठीक है। अब जब तक आपके बॉडी के अंदर इस P की जरूरत है, ठीक है, तब तक रिएक्शन चलती रहेगी, बिल्कुल नॉर्मल। अब क्या हो गया, मान लो आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई और वो यूटिलाइज नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जाके इसकी जो एंजाइम है, यहाँ पे जो एंजाइम है, उस एंजाइम की स्पेसिफिक साइट पे जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में। ऐसी साइट को हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। और अल्टीमेटली अब जो है जैसे ही प्रोडक्ट एंजाइम की एक्टिव साइट एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करेगा, अब वो उसकी एक्टिव साइट काम करना बंद कर देगा और वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। बट एज सुन एज द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज रीच्ड एट अ वेरी लो लेवल, ठीक है ना, उस टाइम पे क्या होगा, अब वहां पे प्रोडक्ट जो है वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो बन रहा था वो बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। और अल्टीमेटली अब एक्टिव साइट दोबारा से रीओपन हो जाएगी। एक बार डायग्रामेटिक फॉर्म में देखते हैं। देखो मान लो इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए आपको इस एंजाइम की जरूरत है, ठीक है, इस एंजाइम की जरूरत है। और इस एंजाइम के अंदर आपके पास कुछ दो साइट है, दिस वन इज एक्टिव साइट, ठीक है। ये क्या है, आपका एक्टिव साइट है जहाँ पे आपका सबस्ट्रेट A और B आके बाइंड हो रहा है और अल्टीमेटली प्रोडक्ट बन रहा है। ये वाली जो साइट है, इस साइट को क्या कहेंगे हम, एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। क्या कहोगे, एलोस्टेरिक साइट। अब देखो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, जब तक आपके बॉडी को प्रोडक्ट की जरूरत है तब तक रिएक्शन होगी। बाई चांस आपकी बॉडी को प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए आपकी बॉडी को उस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, अब आपकी बॉडी को ये रिएक्शन रोकने की जरूरत है। तो जो प्रोडक्ट बना है दैट इज सर्विंग एज अ इनहिबिटर। ये प्रोडक्ट क्या कर रहा है, इनहिबिटर का काम कर रहा है। एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रोडक्ट बन रहा है दैट विल बाइंड टू द एलोस्टेरिक साइट। ये किस पे बाइंड होगा, एलोस्टेरिक साइट पे। और जैसे ही एलोस्टेरिक साइट पे आके बाइंड करेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या होगी, एक कन्फर्मेशनल चेंज हो जाएगी और ये एक्टिव साइट अब काम करना बंद कर देगी। अब एक्टिव साइट ने काम करना बंद किया, यानी A और B यहाँ बाइंड नहीं कर पा रहे, और A और B बाइंड नहीं कर पा रहे, तो रिएक्शन स्टॉप हो गई। लेकिन कब तक स्टॉप होगी, जब तक ये प्रोडक्ट यहाँ पे जुड़ा रहेगा। जैसे बॉडी में प्रोडक्ट की कमी हुई तो सारा प्रोडक्ट जो भी प्रेजेंट है वो यूज होगा, ऑब्वियसली जो यहाँ वाला है वो भी यूज होने के लिए तो जाएगा, तो वो यहाँ से हट जाएगा। और जैसे ही प्रोडक्ट यहाँ से हटा, एलोस्टेरिक साइट क्या हो जाएगी, जैसे ही क्या होगी, यहाँ पे खाली होगी, अब जो वापस से कंफर्मेशनल चेंज होगा और A और B दोबारा से ऐड हो जाएंगे और रिएक्शन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इज डिसाइडिंग द रिएक्शन इन विच द रिएक्शन इज डिसाइडिंग द रिएक्शन, ठीक है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में वो चल रहा है उसको कौन डिसाइड कर रहा है, आपका प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिसाइड कर रही है। एंड दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज नोन एज फीडबैक इनहिबिशन।
समझ में आ गया, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स कॉजेस इनहिबिशन इन द एक्टिविटी ऑफ द फर्स्ट एंजाइम। फर्स्ट एंजाइम क्यों कहा है, देखो हो सकता है कोई पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो एक स्टेप में ना हो रही, यहाँ पे मान लो आपका इंटरमीडिएट 1 बन रहा हो, यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट 2 बन रहा हो, ठीक है, और अल्टीमेटली यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही हो, मल्टी स्टेप रिएक्शन भी हो सकती है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली किसको इफेक्ट करेगा, हमेशा जो फर्स्ट आपका जो रिएक्शन है, ठीक है ना, जो फर्स्ट टाइप की रिएक्शन है चेन ऑफ रिएक्शन में, ये ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके असर्शन रीजनिंग में आते हैं, वो जाके उससे बाइंड करेगा। पहली वाली, मान लो यहाँ पे ये एंजाइम फर्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपकी एंजाइम सेकंड है, यहाँ पे आपकी एंजाइम थर्ड है, तो प्रोडक्ट हमेशा किसको अफेक्ट करेगा, एंजाइम फर्स्ट के ऊपर जाके बाइंड होगा, उसकी एलोस्टेरिक साइड पे जाके बाइंड होगा। क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आपने ध्यान में रखना है कि एक्युमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट इज जनरली अफेक्टिंग दी और कॉजिंग दी इनहिबिशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द फर्स्ट एंजाइम ऑफ द चेन ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा देखो 2 साइड्स होती है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे इनहिबिशन बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। जब प्रोडक्ट की कमी होगी तो आपका इनहिबिशन स्टॉप हो जाएगा और रिएक्शन प्रोसीड करेगी। आप मुझे ये बताओ कि इस टाइप की जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होगी या इरिवर्सिबल। ऑब्वियसली कैसी होगी, रिवर्सिबल है कि नहीं, ठीक है, कैसी होगी, रिवर्सिबल। अभी देख रहे हो अपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो इनहिबिटर्स को ही जनरली हम क्या बोल देते हैं, मॉड्यूलेटर्स बोल देते हैं। आ गया समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, इसका एग्जाम्पल आपने क्या करना है, आपने एग्जाम्पल यहाँ पे आइसोल्यूशन की फॉर्मेशन जो होती है, ठीक है, जितना ज्यादा आपको आइसोल्यूशन मतलब बैक्टीरिया के अंदर आइसोल्यूशन अमीनो एसिड की जरूरत है, ठीक है, उतना ही क्या है वो रिएक्शन होगी। अदरवाइज एक बार इसको इतना चेक करके आपको बताऊंगी, ये रिवर्सिबल नहीं आना चाहिए, ये रिवर्सिबल आना चाहिए, मैं एक बार देख के बताऊंगी आपको, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपको करेंगे बताएंगे। अब देखो हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल की। तो ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर आइसोल्यूसिन अमीनो एसिड बन रहा है, ठीक है, बाय अ चेन ऑफ रिएक्शन। तो जब तक उसे आइसोल्यूशन की जरूरत है उसके एनवायरमेंट, ठीक है ना, तब तक वो रिएक्शन प्रोसीड करती है। बट एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद जब आइसोल्यूशन की जरूरत नहीं होती है तो रिएक्शन अपने आप स्टॉप हो जाती है बाय फीडबैक मैकेनिज्म, जहाँ पे आइसोल्यूशन खुद किसका काम कर रहा है, इनहिबिटर का काम कर रहा है। समझ में आ गया। ऐसे ही जो एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल है, दैट इज हेक्सोकाइनेज, ठीक है, एग्जाम्पल है हेक्सोकाइनेज का। फर्स्ट एंजाइम है जो आपकी ग्लाइकोलाइसिस में यूज होती है, हेक्सोकाइनेज है। ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, और एंजाइम यहाँ पे क्या काम कर रही है, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, दिस इज एक्टिंग एज इनहिबिटर व्हेनेवर इट्स कंसंट्रेशन इज बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लेवल, ठीक है। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम का आप एग्जांपल याद कर सकते हैं कि ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस इन रेस्पिरेशन एक्ट ऑन ग्लूकोज टू फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, एंड विच इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ हेक्सोकाइनेज। समझ में आ गया। तो हमने 3 मैकेनिज्म पढ़े, 3 मैकेनिज्म में हमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पढ़ा, हमने नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पढ़ा और तीसरा हमने पढ़ा फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है। इसके अंदर ये कैसा होता है, दिस वन इज रिवर्सिबल, दिस इज रिवर्सिबल। इसको मैं एक बार चेक करके बताऊंगी बेटा कल वाले लेक्चर में, इसको रिवर्सिबल में डालना है या इरिवर्सिबल में डालना है, क्लियर, ठीक है ना। बाकी जितना करवाया है, एक तो ग्राफ वाला पोर्शन आप कर लीजिए और इसको आप कर लीजिए, ठीक है। कल की क्लास में लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा एक तो एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम कैसे काम कर रही है, ठीक है, और एक हमारा टॉपिक रहेगा कि जो है कुछ एक्स्ट्रा डोज आपको बताना है लेक्चर के थ्रू, जो जिसपे आपके बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं, जैसे राइबोसाइम के बारे में थोड़ा सा डिटेल से लेंगे, ठीक है। कुछ एक पार्ट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे करवाने हैं, ठीक है ना। कल इस लेक्चर को कंप्लीट कर देंगे, सॉरी इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।